Okay, Assalamu alaikum all. Welcome to this 21st session and the last module of the course जो आज हम start करेंगे इंशाल्लाह ताला। पहले couple of quick announcements। पहली ये कि इंशाल्लाह ताला इस फ्राइडे को instead of tutorial we will have our regular class because मंडे को हमारा एग्ज़ाम हो गया था तो क्लास हमारी स्किप हो गई। तो इस फ्राइडे को हम अपनी रेगुलर क्लास करेंगे। मैं आपको इस पे ईमेल भी भेज दूंगा इंशाल्लाह। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों ने स्केड्यूल के अंदर देखा होगा कि वी हैव एन कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम असाइनमेंट जो कि हर सेशन में एक ओपन प्रॉब्लम होता है जो मैं स्टूडेंट्स को असाइन करता हूँ टू डू दैट। बट this time because of all this pandemic and online thing I have decided कि हम उसको drop कर देंगे। So there will not be any complex engineering problem for you guys in this in this semester, ठीक है। So वो एजेंडे में लिखा हुआ है तो आप उसको disregard कर दीजिएगा। अच्छा, और आखिरी चीज़ बिफोर आई स्टार्ट, आई थिंक लास्ट कपल ऑफ वीक्स वर लिटिल बिट बम्पी फॉर मी एज आई वाज सफरिंग फ्रॉम कोविड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रिकवर्ड। आई होप के कोर्स आई बिलीव किसी तरीके से इम्पैक्ट नहीं हुआ, लेकिन अगर आप लोगों को कुछ मेरा रिस्पॉन्स कुछ लोगों को डिले लगाओ इट्स बिकॉज आई वाज सिक विद द कोविड, बट नाउ आई एम थ्रू इट। सो इट्स अ रियल थिंग। अपना ख्याल करें, एस ओ पीज़ को फॉलो करें, and inshallah ta'ala, we all will be through this pandemic. So let's get to today's session. अच्छा, अब आप लोगों ने, हम लोग ऑलरेडी ट्रांसमिशन लाइन को कवर कर चुके हुए हैं, वेक्टर कैलकुलस कवर कर चुके हुए हैं, मैक्सवेल्स इक्वेशंस को कवर कर चुके हुए हैं। सो अब बेसिकली जो इन द जो रेस्ट ऑफ द सेमेस्टर के अंदर हम उन मैक्सवेल्स इक्वेशंस को जिसको हम मैथमेटिकली समझते भी हैं उसको उसके ऊपर हम चीजें बिल्ड करेंगे, और वो बेसिकली चीजें वही होंगी जो हम ट्रांसमिशन लाइन में ऑलरेडी देख चुके हुए हैं। सो जिन लोगों को पहले दो मॉड्यूल्स अच्छे तरीके से समझ आ गए हैं, they will have more fun and they will have a very easy ride in the coming classes and assignments or whatever comes through. So let's get started. So आज हम डिस्कस करेंगे दो चीज़ें हम मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। लेट्स सी कितना टाइम हमें मिलता है। वी गोना स्टार्ट विद द वेव इक्वेशन। हम वेव इक्वेशन को ऑलरेडी देख चुके हुए हैं मैक्सवेल्स इक्वेशंस में, और सॉरी इन ट्रांसमिशन लाइन। सो आज हम मैक्सवेल्स इक्वेशंस के ऊपर देखेंगे दोबारा। सो हमारी जो मैक्सवेल्स इक्वेशन है वो ये है, आई एम गोना राइट दैट अगेन हियर, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस म्यू partial H over partial T. That's your Faraday's law. And del cross H is equal to sigma E, जो कि J था in conduction current, plus your displacement current. That's your Ampere's law. और ये आपका Gauss's law है, which says रो और एप्सिलॉन, ठीक है। और ये आपका वो मैग्नेटिक मोनोपोल्स या मैग्नेटिक गॉस, ये हमारा जो जो यूजुअल मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं। अच्छा, अब हम ये करते हैं, अगर आपको याद हो मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाता हूँ इस वाली इक्वेशन को। आप अगर रिमाइंड करो, बिकॉज ये कर्ल है, स्पेशल डेरिवेटिव्स हैं, हमें आपको याद हो वोल्टेज की इक्वेशन थी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर 1D, और ऑब्वियसली ये वेक्टोरियल है जो क्या था, समथिंग माइनस मैं देख लेता हूँ, खैर नेवर माइंड, यहाँ पे कुछ था, एंड पार्शियल आई ओवर पार्शियल टी। और इस इक्वेशन को आप रिमाइंड करो, दिस वाज पार्शियल आई ओवर पार्शियल जी एंड समथिंग एंड पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी समथिंग, बिल्कुल ये वैसी ही इक्वेशंस हैं। अब आपको याद होगा ये जब हम मैक्सवेल्स इक्वेशन, अब हम करना क्या चाहते हैं, हम करना ये चाहते हैं, हमारा गोल ये है कि हम एक वेरिएबल में इक्वेशन लिखें।
जैसे हमने यहां पर किया था ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर, वोल्टेज और करंट की इक्वेशंस कपल्ड थी एंड वी ट्राइड टू राइट सिंगल इक्वेशन फॉर द वोल्टेज, जो कि बेसिकली वेव इक्वेशन बन गई थी। अब वही काम हम यहां पर करने की कोशिश करेंगे। आवर गोल इज टू राइट अ सिंगल इक्वेशन फॉर ई और एच, ठीक है, और वो बेसिकली आपकी वेव इक्वेशन बन जाएगी। अब जैसे हमने वहां पर किया था, we take a second derivative of this equation with respect to z और इसका with respect to t, और उनको हमने इंटरचेंज किया था और उनको सब्स्टिट्यूट किया। बिल्कुल यही काम यहाँ पर हम करेंगे। अब यहाँ पर ऑब्वियसली कर्ल के ऑपरेटर्स हैं, तो व्हाट वी गोना डू, लेट्स टेक द कर्ल ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। कर्ल ऑफ दिस इक्वेशन ये बिल्कुल वही चीज है जो हम ट्रांसमिशन लाइन में कर चुके हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। अगर मैं इसका कर्ल ले लूं, ठीक है, जो अभी विक्टोरियल हम फॉर्म में, रिमेंबर अब ट्रांसमिशन लाइन वाज 1D, हियर वी आर इन फुल विक्टोरियल फॉर्म। सो ये क्या बन जाएगा, माइनस म्यू पार्शियल डेल क्रॉस एच ओवर पार्शियल टी, ठीक है। कर्ल मैंने ले लिया इस इक्वेशन का, फेराडेज लॉ का, ठीक है, कर्ल मैंने लिया। सो कर्ल ऑफ फेराडेज लॉ। अच्छा, फिर उसके बाद हम ये करेंगे, हम एक what we gonna do is that we gonna now curl of h तो मुझे पता है क्या है, मेरा जो एम्पेयर्स लॉ है, I can very easily write that. So I'm gonna do that. del cross E is equal to minus mu, अब मैं ये करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, सिग्मा पार्शियल E ओवर पार्शियल T, ठीक है, प्लस नहीं माइनस म्यू एप्सिलॉन पार्शियल स्क्वायर ई ओवर पार्शियल टी स्क्वायर, ठीक है। ये वाली चीज मैंने इधर सब्स्टिट्यूट कर दी, उसका दोबारा डेरिवेटिव हुआ है, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन, ठीक हो गया। अच्छा, अब what we gonna do, we gonna use a vector identity जो ये कहती है डेल क्रॉस ई। सर कैन यू, जी जी बोलें। सर ये डेल क्रॉस ये आप जरा रिपीट कर दें, कैसे आई थी? मैंने क्या किया, आई टेक कर्ल ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, यानी कि इसका कर्ल लेंगे, डेल क्रॉस दोनों साइड्स पे करेंगे, इधर भी करेंगे, इस साइड पे भी करेंगे और इस साइड पे भी करेंगे। देखो हमने इस साइड पे वही इस इक्वेशन का इधर भी कर्ल ले लिया और इधर भी कर्ल ले लिया। म्यू तो स्केलर है, उसको बाहर निकाल लेंगे और डेल क्रॉस एज हो जाएगा, ठीक हो गया। ठीक है जमशेद? यस सर, समझ आ गई। अच्छा, अब उसके बाद we gonna use this identity which says that curl of E is equal to this thing, gradient, and ये वेक्टर आइडेंटिटी है, विदाउट प्रूफ मैं दे रहा हूं, बट दिस इज ए करेक्ट आइडेंटिटी। इसका प्रूफ भी किया जा सकता है लेकिन हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है प्रूफ में। ये आइडेंटिटी मैं इस्तेमाल करूंगा, सो आई एम गोना रिप्लेस दिस गाय विद दिस गाय with this right hand side. So मेरी क्या बन जाएगी इक्वेशन, the equation will be del dot E, ठीक है, माइनस del square E is equal to minus mu sigma partial E over partial T minus mu epsilon partial square E over partial T square। ठीक हो गया, कोई मुश्किल चीज नहीं है अभी। अब यहां पर मैं एक काम कर सकता हूं, बहुत अच्छा काम एक कर सकता हूं मैं, वो ये कर सकता हूं कि डेल डॉट ई की तो मुझे वैल्यू पता है, मेरा जो गॉसेस लॉ है वो कहते हैं रो और एप्सिलॉन है। तो यहां पर मैं आई कैन थोड़ा सा मैं इसको रीअरेंज कर देता हूं, दिस इज इक्वल टू रो और एप्सिलॉन, और डेल स्क्वायर ई को मैं, ये भी उधर नेगेटिव हो जाएगा तो पूरी इक्वेशन पॉजिटिव हो जाएगी, व्हिच मींस कि आई गेट दिस इक्वेशन डेल स्क्वायर ई is equal to mu sigma partial E over partial T plus mu epsilon partial square E over partial T square। ठहरो इसको इधर करते हैं, दोबारा लिखते हैं, ऑर्डर में लिखते हैं, इसको पहले लिखते हैं, mu epsilon partial square E over partial T square plus
mu sigma partial E over partial T plus del रो ओवर एप्सिलॉन। ये मेरी इक्वेशन बन गई। आप अगर से अब मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं कि व्हाट इज द यूनिट एनालिसिस ऑफ दिस इक्वेशन, हर टर्म की डायमेंशंस क्या हैं इसका। अच्छा ये क्या चीज है बेसिकली, दिस गाय इज लाप्लाशियन। लाप्लाशियन अभी मैं इसके ऊपर बात करता हूं थोड़ी देर के बाद, लेकिन लाप्लाशियन क्या है, ये उसी तरह डबल डेरिवेटिव है, डबल स्पेशल डेरिवेटिव है। ठीक है, इसके यूनिट्स हैं 1/मीटर स्क्वायर, क्योंकि डबल स्पेशल डेरिवेटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड के होते हैं वोल्ट ओवर मीटर। तो ये क्या बन गया, वोल्ट पर मीटर क्यूब। आप देख लोगे, मैं आप लोग के लिए छोड़ता हूं, ये तीनों टर्म्स जो हैं वोल्ट पर मीटर क्यूब के बराबर हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाता हूं, ये मैंने इक्वेशन लिखी है मैक्सवेल्स इक्वेशन के थ्रू। अब आपको मैं रिमाइंड करवाऊं, हमने एक ट्रांसमिशन लाइन के अंदर बिल्कुल इसी तरह जब हमने किया था एनालिसिस, वी रोट दिस इक्वेशन, partial square v over partial t square plus एल जी प्लस आर सी, जो वोल्टेज इक्वेशन लिखी थी हमने, partial v over partial t प्लस और जीवी। आप देखो बड़ी रिजेंबलेंस है, ऑलमोस्ट बस सिंबल्स का ही फर्क है। दिस इज सेम एज डेल स्क्वायर ई, दिस इज सेम एज दिस टर्म, दिस इज सेम एज दिस टर्म एंड दिस इज सेम एज दिस टर्म। सो अब आप देख सकते हो दिमाग के अंदर आपकी पिक्चर मुकम्मल तौर पे बन रही होगी कि ये किस किस्म की इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशंस कैसे होंगे। जैसे वहां पर था सम ऑफ फॉरवर्ड वेव एंड बैकवर्ड वेव, यहां पर भी बिल्कुल वैसे ही होगा, सम ऑफ फॉरवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बैकवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देयर विल बी प्रोपगेशन कांस्टेंट, वो बिल्कुल इस तरह गैमा होगा जिसका रियल पार्ट बिल्कुल एग्जैक्टली 100% वही इंट्यूशन है जो हमने ट्रांसमिशन लाइन में देखा हो, बस सिंबल्स बदल गए हैं थोड़े से। ठीक हो गया, सो कीप दैट थिंग इन योर माइंड। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां पर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं और हम अपनी आसानी के लिए, ऑब्वियसली ये हमारी कंप्लीट, दिस इज एंड यू कैन सी दिस थिंग, जब हमने इसको वेव इक्वेशन कहा था तो ये भी वेव इक्वेशन ही है एक्चुअली, एंड इट्स अ फुल कंप्लीट वेव इक्वेशन दिस वन। लेकिन थोड़ा सा आसानी के लिए, समझने के लिए हम थोड़ा सा चीजें आसान करते हैं। हम कहते हैं कि हम जो हैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं वहां पर जहां पर चार्ज जीरो है। ठीक है, उसकी एग्जांपल्स फॉर एग्जांपल फ्री स्पेस हो सकती है, परफेक्ट इलेक्ट्रिक्स हो सकते हैं, मेनी थिंग हो सकती हैं। जब ये होगा, assume rho is equal to 0, so we have this equation, del square E is equal to mu epsilon partial square E over partial t square plus mu sigma partial E over partial t। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी बन गई है। ठीक है, एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह विदाउट एनी प्रॉब्लम, अगर मैं स्टार्ट होता इस इक्वेशन के साथ और मैं इस इक्वेशन का कर्ल लेता, डेल क्रॉस एच करता और यही एग्जैक्टली स्टेप्स करता, तो मैं बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह की एक इक्वेशन फॉर एच के लिए भी पहुंच जाता, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने ट्रांसमिशन लाइन के अंदर करंट की इक्वेशन को हमने कहा था कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन में पहुंच जाएंगे। So plus mu sigma plus partial h over partial t। इसी तरह बिल्कुल ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की भी एक इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी। अच्छा, अब आपको याद होगा यहां पर हम लोगों ने काम किया था, हम लोगों ने एज्यूम किया था, और जो हम इधर भी काम करेंगे और जो बिल्कुल परफेक्ट प्रैक्टिकल अजम्पशन है कि हम साइनोसॉइडल फील्ड्स को देख रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड एवरीथिंग, ऑल द फील्ड्स आर साइनोसॉइडल। जब ये हो जाता है तो वी कैन गो टू द फेजर एनालिसिस। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी कैन assume that electric field is of the form E cos omega t, you know, plus some phase or something like that। और इसको हम बिल्कुल उसी तरह फेजर फॉर्म में E j ओमेगा t और E j थीटा, बिल्कुल उसी तरह से हमने ट्रांसमिशन लाइन में किया था इन द फेजर फॉर्म। सो वी गोना से दिस थिंग दैट all the fields, involved fields, are sinusoidal।
right? And we're gonna do and we're gonna change these equations, जो कि बेसिकली आपका टॉपिक 5.9 है, जो आज जमशेद ने सवाल पूछा था कि हाउ टू कन्वर्ट दीज मैक्सवेल्स इक्वेशन टू द फेजर फॉर्म। सो अब आपको याद होगा, अब मैं आपसे अगर ये पूछूं, कौन मुझे बताएगा इसका? सर ये जी बोलो। सर ये आपने वेक्टर आइडेंटिटी यूज की थी, वो आप जरा दोबारा दिखा देंगे एक नजर? ये वाली आइडेंटिटी, ये जो ब्लू में, यस सर, ठीक है। यस सर, ये थैंक यू। अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा कि इस इक्वेशन का फेजर फॉर्म क्या होगा? फेजर फॉर्म से मुराद के इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड और साइनोसॉइडल मींस उनके अंदर कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स हैं, जैसे हमने ट्रांसमिशन लाइन में किया था। कौन बताएगा मुझे? एनीबॉडी वांट टू टेल मी व्हाट वुड बी द फेजर फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन? यस, कौन बताएगा? शाबाश, कोई तो बताए ना मुझे। कोई नहीं बताएगा? कम ऑन, कौन सोच रहा है? मैं फिर पॉइंट आउट करूं खुद नाम, कि कोई खुद से बताएगा मुझे? यस। सर डेल क्रॉस ये 0। जीरो क्यों? फेजर क्या होता है? फेजर क्या होता है? ई बी, हाँ नहीं सॉरी, ई जे ओमेगा टी है, और एच बी एच ई जे ओमेगा टी है। मैं तो उल्टा समझ रहा। अब बताओ क्या होगा जब ई जे ओमेगा टी में होगा, जैसे ट्रांसमिशन लाइन में हमने देखा था। तो फेजर की वजह से क्या चीज डिफरेंशियल इक्वेशन में खत्म हो जाती है? स्पेशल डेरिवेटिव के टाइम डेरिवेटिव? यस, कौन बताएगा? टाइम डेरिवेटिव। जबरदस्त, टाइम डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताओ, शाबाश मुझे, कि कौन बोला था? सर म्यू जे ओमेगा हो जाएगा। ये कौन बोल रहा है? म्यू कौन जे बोल रही ओमेगा है? एच। हु इज दिस? सर जहरा। जहरा, ओके जी, जहरा बिल्कुल ठीक। सो यू आर सेइंग कि हमारी इसकी फेजर हो जाएगी डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस म्यू जे ओमेगा एच। ये मैं ऊपर हैट डाल रहा हूं, शो कर रहा हूं कि ये इक्वेशन फेजर में है। वो ई जे ओमेगा टी जो डेरिवेटिव होगा वो ई के साथ भी होगा, वो कैंसिल हो जाएगा, जस्ट लाइक इन द ट्रांसमिशन फॉर्म। सो ये फेजर फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ है। ठीक हो गया? जहां पर टाइम डेरिवेटिव रिप्लेस हो जाते हैं जे ओमेगा के साथ। रिमेंबर, पार्शियल टी इज चेंज्ड बाय जे ओमेगा। और डबल डेरिवेटिव कैसे चेंज हो जाएंगे, ये कौन बताएगा मुझे? यस, डबल डेरिवेटिव कैसे चेंज हो जाएगा? जी बताओ, जहरा आप ही बताओ, क्या हो जाएगा? कौन बोला है, बताओ फिर से दोबारा। माइनस ओमेगा स्क्वायर। हाँ, इन अदर वर्ड्स जे ओमेगा स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है। तो आपको याद आ गया होगा। तो सिमिलरली हम बड़े आराम से ये मैक्सवेल्स इक्वेशन को फेजर फॉर्म में बदल सकते हैं। ये आपका 5.9 है, लेकिन ये बहुत ट्रिवियल टॉपिक है, क्योंकि आपको पता है कैसे करना है। डेल क्रॉस एच हैट मैं फेजर में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये क्या हो जाएगा? सिग्मा ई हैट प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन ई। ये आपका इसका फेजर फॉर्म आ जाएगा इस इक्वेशन का। ठीक हो गया? और सिमिलरली इसका फेजर फॉर्म क्या होगा, ये कौन बताएगा मुझे? इस इक्वेशन का कलर मैं चेंज करता हूं, ब्लैक कर देता हूं। एक गॉसेस लॉ का क्या फेजर फॉर्म होगा? यस, जल्दी से बताओ, कौन बताएगा? जीरो। क्यों जीरो क्यों होगा भाई? इसका तो फेजर फॉर्म सिंपली रो ओवर एप्सिलॉन, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, दैट्स इट, सेम ऐसा ही रहेगी इक्वेशन। टाइम डेरिवेटिव है ही नहीं, तो लेट्स कीप इट, ये एज इट इज फेजर में बदल जाएगा। ठीक है? और सिमिलरली इसका फेजर फॉर्म ये जीरो होगा। ये जीरो रहेगा, बिकॉज इट्स अ जीरो। सो दीज आर ऑल फेजर मैक्सवेल्स इक्वेशंस, साइनसॉइड, जहां पर टाइम डेरिवेटिव इज चेंज्ड बाय जे ओमेगा। अब मैं उस वेव इक्वेशन के ऊपर आ जाता हूं, इसके ऊपर। इसकी अब फेजर फॉर्म मुझे कौन बताएगा? डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर फेजर फॉर्म, डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू क्या लिखूं मैं? डबल डेरिवेटिव है टाइम का,
इस इक्वेशन में? बताओ, शाबाश। सर वो म्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाए। बिल्कुल ठीक है। सो ये हो जाएगा म्यू एप्सिलॉन, वो मैं कर देता हूं अगले स्टेप में, जे ओमेगा ई फेजर प्लस म्यू सिग्मा जे ओमेगा। ये फेजर फॉर्म में चलेगी इक्वेशन, ठीक हो गया। जब ये फेजर फॉर्म में चली गई, अब मैं इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेता हूं, वही जो माइनस आपने करना है, सॉरी ई भी आएगा यहां पर, ई भी आएगा, यू पार्शियल टी था। अब आई कैन इजीली राइट दैट this would become what, minus mu epsilon omega square e phasor plus j mu sigma omega e phasor। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसके अंदर से I can take j omega and mu कॉमन ले लो, which would become what, sigma plus j omega epsilon, और ये e del square e hat। और इसको मैं अगर लिख लूं del square e hat as gamma square e, जहां पर which actually says that my gamma which says that my gamma is equal to what, j omega mu sigma plus j omega epsilon e। Do you recall all this similarity with the transmission line? And this is a real and imaginary part. एक रियल पार्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट होगा। ये इक्वेशन एग्जैक्टली सिमिलर है, अगर आपको याद हो जो हमने लिखी थी गैमा स्क्वायर वी ट्रांसमिशन लाइन में, एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। ये लैप्लाशियन है, मैं इस पर बात करने लगा हूं जस्ट इन ए सेकेंड, बट दिस इज एग्जैक्टली सेम एज। और ये उसका, इसका सोल्यूशन वही होगा, सम ऑफ फॉरवर्ड वेव एंड बैकवर्ड वेव। फॉरवर्ड वेव और बैकवर्ड वेव के ये होंगे प्रोपेगेशन कांस्टेंट, इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट उसी तरह अटेन्युएशन और फेस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक हो गई, क्लियर है ना बात? इट्स वेरी इजी टू फॉलो नाउ सिंस यू हैव अंडरस्टूड द ट्रांसमिशन लाइन। अच्छा, एक यहां पर टेक्निकल बात है और मैं उसको यहां पर कहूंगा, इस इक्वेशन को, या इस इक्वेशन को भी पता नहीं ट्रांसमिशन में मैंने बताया था कि नहीं बताया था, इसको हम हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन भी कहते हैं। हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन ये क्यों कहते हैं? ये मैथमेटिकल एक इक्वेशन की, यानी कि एक मैथमेटिकल इक्वेशन की टाइप का नाम है जिसको हम हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कहते हैं। जहां पर जो इक्वेशन इस फॉर्म में है उसको हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन भी कहते हैं। सो अक्सर आप बुक्स के अंदर देखोगे जब मैक्सवेल इक्वेशंस में वेव इक्वेशन का जिक्र होगा या हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का जिक्र होगा, उसका मतलब एक ही है, इट्स स्टिल अ वेव इक्वेशन। ठीक है, दिस इज स्टिल अ वेव इक्वेशन एज यू नो from your transmission line knowledge। अच्छा, अब थोड़ी सी इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये टर्म, ये शायद नया है आप लोगों के लिए, आई डोंट नो कि पहले आप लोगों ने कभी ये देखा हुआ है कि नहीं देखा हुआ। इसको कहते हैं डेल स्क्वायर, को कहते हैं लैप्लाशियन। ये आप लोगों ने पहले कैल 2 में देखा हुआ लैप्लाशियन? देखा हुआ किसी ने? नेवर माइंड, नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं। लैप्लाशियन, अच्छा लैप्लाशियन ऑपरेटर जो है ये स्केलर फील्ड्स के ऊपर भी लग सकता है और वेक्टर फील्ड्स के ऊपर भी लग सकता है, लेकिन हम यहां पर स्पेसिफिकली रिमेंबर हमारे विक्टोरियल फील्ड्स हैं। याद रखना ई जो है इसके इन जनरल 3 कंपोनेंट्स हैं, ई वाई ए वाई प्लस ई जी ए जी। सो इट्स अ विक्टोरियल फील्ड, ठीक है, और ये भी फेजर फॉर्म में है। दैट्स सो लैप्लाशियन यहां पर जो हमारा ऑपरेट कर रहा है वो वेक्टर के ऊपर ऑपरेट कर रहा है, और डेफिनेशन है लैप्लाशियन की डेल स्क्वायर, अगर ये वेक्टर है ए तो इट इज इक्वल टू डेल, यानी कि अगर ए
हाँ ए के ऊपर ही करते हैं। अगर ए एक वेक्टर है जो कि ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जी, तीन उसके कंपोनेंट है, तो लैप्लाशियन इसके ऊपर उसकी डेफिनेशन ये है कि इट वुड बी डेल स्क्वायर ए एक्स प्लस डेल स्क्वायर ए वाई प्लस डेल स्क्वायर ए जी। अभी मैं आपको इसकी इंटरप्रिटेशन भी बताता हूँ। लेट मी राइट इट्स डेफिनेशन। अच्छा, अब ये जो है ये मजीद ब्रेक होगा। ये बराबर है डेल स्क्वायर ए एक्स इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर ए एक्स ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर नो नॉट ए वाई, partial square ax over partial y square plus partial square ax over partial z square। बिल्कुल इसी तरह ये भी डिफाइंड होंगे, डेल स्क्वायर ए वाई और डेल स्क्वायर ए जी, जहां पर यहां पर y और z आ जाएंगे। अच्छा, अब एक बात बड़ी क्लियर है, ये जो लैप्लाशियन जो है दिस इज टेलिंग अस कि इसका जो, जब मैं लैप्लाशियन ऑपरेटर किसी भी वेक्टर के ऊपर आऊंगा तो मेरा रिजल्ट वेक्टर ही होगा। ये लैप्लाशियन का x कंपोनेंट है, ये लैप्लाशियन का y कंपोनेंट है और ये लैप्लाशियन का z कंपोनेंट है। इसका x कंपोनेंट जो मैथमेटिकली है वो सेकंड डेरिवेटिव है x का तीनों डायरेक्शंस के अंदर, x y और z के अंदर, ठीक है। सो मैथमेटिकली आप इसको सोच सकते हो, इंट्यूटिवली आप सोच सकते हो कि किसी भी वेक्टर का जो x कंपोनेंट है ना, हम उसका डबल डेरिवेटिव देख रहे हैं तीनों एक्सेस में, x y z के अंदर, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन a x ही होगी, इसी तरह y और z के ऊपर होगा, ठीक है। और इसको अगर आप उसको ट्रांसमिशन लाइन के साथ लगाओ तो इट इज सेम एज ट्रांसमिशन लाइन। अगर ये सिर्फ 1D है, मींस के सिर्फ z के अंदर वेरिएशन है और कंपोनेंट सिर्फ एक है, तो बिल्कुल वही आ जाएगा जैसे ट्रांसमिशन में पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल z स्क्वायर है, तो 1D field traveling in a single direction, so exactly like that, so this is the Laplacian। अच्छा, अब यहां पर एक चीज और मैं आपसे पूछता हूं, ये हमने वेक्टर्स लिखे हैं, ठीक है, वेक्टर्स, और हमें ये भी पता है कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ वेव इक्वेशन। इसका मतलब है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो ट्रेवल कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें ट्रेवल कर रहा है। जैसे ट्रांसमिशन लाइन के अंदर वोल्टेज के साथ करंट कपल्ड होता था, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड कपल्ड होगा, ऑलराइट। और जब मैग्नेटिक फील्ड कपल्ड होगा, इसका मतलब है जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसके साथ ट्रेवल कर रहा है। अब क्योंकि हम वेक्टोरियल फॉर्म में हैं, इसका मतलब है E और H की कोई डायरेक्शन होगी। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मुझे आप में से कोई बता सकता है कि लेट्स से बाय लुकिंग ओवर दीज मैक्सवेल्स इक्वेशन कि E और H में आपस में डायरेक्शंस में क्या रिलेशनशिप है, E और H का क्या आपस में रिलेशनशिप है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शंस जनरली। सवाल समझ आया? Anybody wants to take this question and answer it? कि what is the relationship by looking over these Maxwell's equation, E और H का डायरेक्शन के हिसाब से आपस में क्या रिलेशनशिप होगा? डायरेक्शन का मतलब ये, क्या वो E और H हमेशा पैरेलल होंगे, क्या E और H हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, क्या E और H किसी आर्बिट्ररी एंगल पे हो सकते हैं? Who wants to answer that by looking over these Maxwell's equation? Yes. Sir, perpendicular. Why did you say, why you said that? और कौन बोल रहा है बेटा, नाम बताओ अपना। Zehra. Zehra, why they will be perpendicular? Sir, I think due to the appearance of J. Due to the appearance of J, आप ये कह रही हो ये perpendicular, और वो क्यों आपने कहा due to the appearance of J, why it becomes perpendicular, why J से क्यों perpendicular हो जाता है? Sir, it actually represents a phase shift of pi by 2. अच्छा, बिल्कुल सही। J जो पाई बाय 2 का फेस शिफ्ट कैसे रिप्रेजेंट करता है, ये आपको कैसे पता है? इसके मुतालिक बताओ मुझे। Sir, complex numbers की वजह से।
अच्छा कैसे, जरा मुझे थोड़ा सा जल्दी से क्विकली रिमाइंड करवाओगी सारी क्लास को बेनिफिट के लिए? हाउ यू नो दैट j is pi by 2? सर अगर हम कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाते हैं तो उसमें ओके, सो रियल उसमें जो एक्सिस y एक्सिस है वो इमेजिनरी है जी, जी, तो ऑन द इमेजिनरी एक्सिस विल हैव j, ओके एंड फॉर एग्जांपल अगर हम रियल से इमेजिनरी मूव करते हैं तो there will be an angle of 90 degrees between them. ओके, या आई थिंक दैट्स अ नाइस इंट्यूटिव आंसर। इसका एक कंक्रीट मैथमेटिकल आंसर भी है। आपको ऑयलर आइडेंटिटी याद होगी, ई जे पाई बाय 2 किसके इक्वल होगा? कॉस पाई बाय 2 प्लस जे साइन पाई बाय 2, सो विच इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 2 0 है, साइन पाई बाय 2 1 है, तो बेसिकली ई जे पाई बाय 2 इज जे, विच मींस दैट जे इज इंडीड 90 डिग्रीज, जो बिल्कुल सही बताया ज़हरा ने कि एच और ई के दरमियान 90 का एंगल होगा। और ये नजर भी आ रहा है एक्चुअली, अगर आप इस इक्वेशन को देखो, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू एच का टाइम डेरिवेटिव है, टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं है। सो कर्ल ऑफ ई लेंगे तो एच जो होगा वो कर्ल और ई के परपेंडिकुलर होगा दोनों के, जिसका मतलब है एच हैज टू बी परपेंडिकुलर विद ई विद रिस्पेक्ट टू ई। इन अदर वर्ड्स, coming back to this वेव इक्वेशन, इसका जो सोल्यूशन होगा उसका फॉरवर्ड वेव और बैकवर्ड वेव होगी। और जो लेट्स से फॉरवर्ड वेव है, फॉरवर्ड वेव को देखते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जब जा रहा होगा, ट्रेवल कर रहा होगा, उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा जो कि ई के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये इसकी इंटरप्रिटेशन है, और इसको हम अभी बहुत एक्सप्लोर करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में, लेकिन अभी हम जस्ट ग्राउंड को सेट कर रहे हैं। तो मैं आपको इसकी एनिमेशन दिखाता हूं। लेट मी शो यू एनिमेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे ये ट्रेवल करती है। किधर गई? oh okay, it's here, it is. So let me actually show you. Yeah, अच्छा ये ज्यादा बेटर है। अच्छा जो ये देखते हैं, यू सी दिस थिंग, ये आपको नजर आ रहा है? सारों को नजर आ रही है एनिमेशन? यस, सर पहले आ रहे थे, अब आना शुरू हो गया। ओके। अब आप ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, बी जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये साइनोसाइड है, ये फॉरवर्ड वेव एक इसमें ट्रेवल कर रही है ई की, जिसका जो वेक्टर है और एज का वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर। दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दिस वेव जो आपके सामने है, ये सोल्यूशन है उस मैक्सवेल इक्वेशन का, या जो वेव इक्वेशन हमने लिखी है। अभी ये सब हम इंट्यूशन आपको बता रहा हूं, हम इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करेंगे आगे आने वाली क्लासेस के अंदर, लेकिन यू जस्ट नीड टू हैव दिस पिक्चर इन योर माइंड कि ये किस तरह मूव कर रही है। किसी को इसमें इश्यू तो नहीं है? इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट जो टेक होम मैसेज है वो ये है कि मैक्सवेल्स की फैराडे लॉ बताता है कि ई और एच परपेंडिकुलर होंगे, या एम्पेयर्स लॉ भी यही बताता है। इन्हें ऑब्वियसली इन्हें लीनियर आइसोट्रोपिक मीडियम, जहां पर हमारे पास वो म्यू और एप्सिलॉन स्केलर क्वांटिटीज हैं। अच्छा, अब इसमें आप ये देखो, जब ये फॉरवर्ड वेव मूव कर रही है, E and H will always be perpendicular to each other. That is the key message. That's the key point here. ठीक हो गया? इसी पे एक हम ये एक और भी है, थोड़ी सी डिफरेंट है, जिसके अंदर आपको नजर आ रहा है, वेवलेंथ भी मैं दिखा रहा हूँ, वो दो बम्प्स के दरमियान साइनोसाइडल फील्ड है और वो फॉरवर्ड जा रहा है और ई और एच परपेंडिकुलर है। इस पिक्चर को अपने दिमाग के अंदर एम्बेडेड रखो। जैसे ट्रांसमिशन लाइन में तो वोल्टेज और करंट में कोई डायरेक्शंस नहीं होती ना, वोल्टेज और करंट एक साथ ही मूव कर रहे हैं। यहां पर ये क्योंकि ई और एच वेक्टर्स हैं एंड दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक हो गया? कोई सवाल किसी का यहां पर? ओके गुड। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ठीक है, लेट्स गो बैक एंड लेट्स डिस्कस फर्दर। अच्छा, अब हम लोगों को ये समझ आ गया कि ये हमारी वेव इक्वेशन है और ये हमारा सम ऑफ फॉरवर्ड वेव एंड बैकवर्ड वेव होगा इन जनरल, एंड ये उसका प्रोपगेशन कांस्टेंट है। अच्छा, यहां पर हम थोड़ा सा पॉज लेते हैं और इस चीज के ऊपर हम वापस आएंगे अगली क्लास के ऊपर। एक डिटूर लेते हैं, एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं जिसको हम फिर यूज करेंगे अगली क्लास में इस वेव इक्वेशन के अंदर। लेट्स डिस्कस अ कॉन्सेप्ट, वेव
पोलराइजेशन। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, एक पुरानी चीज को हमने नया नाम दे देना है, वेव पोलराइजेशन। अच्छा, वेव पोलराइजेशन क्या मतलब है इसका? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, ठीक है। मैं बल्कि इसको लेट्स से, मैं आपको थोड़ा सा, ये आपको नजर आ रहा है, लेट्स से ये जो मेरा रेड पेन है, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है और दिस इज माय, लेट्स, चलो इस तरफ आपकी तरफ दिखा देता हूं, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। और रिमेंबर, पॉइंटिंग वेक्टर क्या कहता है? E क्रॉस H इज द डायरेक्शन ऑफ द वेव, यू नो, वेव इस डायरेक्शन के अंदर जाएगी। अब होगा ये, अब आप ये देख सकते हो कि अगर E, अभी मैंने यहां पर ऐसे दिखाया है, ये जो ये वाला मेरे पेन है, ये मेरा E है, ठीक है। अगर E मैंने ऐसे दिखाया है, अगर E को मैं ऐसे दिखाऊं, यू नो, थोड़ा टिल्ट करूं, तो मेरा ये भी टिल्ट हो जाएगा, राइट? और मेरी वेव भी टिल्टेड फॉर्म में आगे जाएगी, बिकॉज अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं, E और H के कोऑर्डिनेट्स होंगे X और Y में, लेट्स से हो जाएगा, तो प्रोपगेशन भी समथिंग नॉट इन ए सिंगल एक्सेस होगी, सम मिक्स एक्सेस में चली जाएगी, ठीक है। सो द पॉइंट ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये एक वेक्टर है, ये किसी भी डायरेक्शन के अंदर हो सकता है, कोई भी वजह, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और H विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू दैट, और जो डायरेक्शन ऑफ वेव है वो पॉइंटिंग वेक्टर को रिस्पेक्ट करेगी, E क्रॉस H को रिस्पेक्ट करेगी, ठीक है। ये तो होगी जनरल बात। अच्छा, अब अगर E किसी भी डायरेक्शन के अंदर हो सकता है, E किसी भी डायरेक्शन के अंदर हो सकता है, लाइक यू नो, अगर वो इट कुड बी इन एनी डायरेक्शन, तो हम यहां पर एक डेफिनेशन देते हैं। लेट्स से इन जनरल अगर मैं बात करूं, अगर एक जनरल बात करूं, एक वेक्टर की अगर मैं बात करूं इन जनरल, एक वेक्टर अगर ये हो, तो आई कैन इन जनरल रिजॉल्व दिस वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स, राइट? अगर लेट्स से मैं इसको E कह रहा हूं, तो आई कैन से E इज एक्चुअली EX प्लस EY इसके दो कंपोनेंट्स हैं इन जनरली स्पीकिंग, ठीक है। जनरली स्पीकिंग इट विल बी अ टू कंपोनेंट वेक्टर बिकॉज इट्स अ वेक्टर एंड कैन बी रिजॉल्व्ड इन टू कंपोनेंट्स। तो यहां पर मैं एक डेफिनेशन देने लगा हूं, इसको आपको पता है, इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ऑब्वियसली इट इज द सम ऑफ दीज two vectors. So I'm going to write a definition here. The direction of the resultant electric field, the direction of resultant electric field vector as a function of time at a fixed point in space is called wave polarization, ठीक है। आपको पता है, अभी मैं इसको एलैबोरेट करता हूं, अभी मैं आपको एक एनिमेशन भी दिखाता हूं इसके ऊपर। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, you know, in general is a function of space and time, right? और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, और वेव और एज उसके परपेंडिकुलर, और वेव अकॉर्डिंगली प्रोपेगेट करेगी। अब हम ये कहते हैं, यानी कि इट्स जस्ट ए कन्वीनियंस, कि हम बजाय कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई डायरेक्शन, हम कहते हैं कि वेव की जो पोलराइजेशन है, लेट्स से अगर मेरा ये y एक्सिस है और ये मेरा x एक्सिस है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो मैं कहूंगा कि वेव की जो पोलराइजेशन है वो y है, ठीक है। और अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन के अंदर है, तो मैं कहूंगा वेव की पोलराइजेशन x डायरेक्शन के अंदर है। और अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह में, तो मैं वेव कहूंगा इज एट 45 डिग्रीज, ठीक है। इन जनरल अ वेव, जो इसमें जो बेसिक जो क्रक्स ऑफ द मैटर है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, एक वेक्टर होता है, कोई भी वेक्टर हो सकता है, और वेक्टर को हम इन जनरल वी कैन रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट्स, ठीक हो गया। अब वो दो कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट जो भी वेक्टर होगा, हम वेव पोलराइजेशन कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को,
the direction of the electric field is a function of time at a fixed point in space and time. In a space is called wave polarization. ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई है? मैं आगे एनिमेशन, यानी in a nutshell, direction of the electric field is the wave polarization. That's it. ये कन्वेंशन है, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, हम उसको भी डायरेक्शन बना, अपना रेफरेंस बना सकते हैं, लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रेफरेंस बनाते हैं जस्ट टू शो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, और उसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं, एंड जो आगे आने वाली क्लासेस में आपको पता भी चलेंगे. लेट्स लुक ओवर एन एनिमेशन. इसको गौर से देखते हैं एनिमेशन को हम. So let's say, let's look over this. So let's say ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, let's say अभी सिर्फ एक कंपोनेंट है, set values. आप ये देखो, गौर से देखो, मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वो सिर्फ x डायरेक्शन के अंदर है. ठीक है, ये उसका, ये नजर आ रही है ना एनिमेशन आप लोगों को? कैन यू सी दिस एनिमेशन? ओके, अब ये देखो, हम इसमें इंपॉर्टेंट है कि हमारा साइनोसाइडल फील्ड्स हैं, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड साइनोसाइडल है, उसका एक कंपोनेंट है, ये आपको नजर आ रहा है, साइनोसाइडली वेरी कर रहा है. जब ये इधर, ये मेरा कर्सर नजर आ रहा है प्लस का आपको? यस सर. ओके, जब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, जब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो नेगेटिव. अब जैसे मैं पॉजिटिव तरफ हूं तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर है. ठीक है, अब मैं नीचे जा रहा हूं, मैग्नीट्यूड कम हो रहा है और वो वेक्टर अब नेगेटिव साइड पे जा रहा है. आपको पता है जो पहले आप वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट किया था, अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो, लेंथ और डायरेक्शन. सो दिस इज एग्जैक्टली द वेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज बीइंग रिप्रेजेंटेड हियर. ठीक है, और यहां पर हम कहेंगे दैट द वेव इज एक्स पोलराइज्ड. ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना? मेरे साथ कोई इंटरेक्टिव होगा? यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, राइट? यस सर. ओके, अच्छा, अब व्हाट इफ मैं ये कहता हूं कि मेरा नहीं, x कंपोनेंट मेरा 0 है और मेरा y कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है. ठीक है, y कंपोनेंट मेरा एग्जिस्ट करता है, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, यू कैन सी दिस थिंग, ये मेरा जो साइनोसॉइडल इलेक्ट्रिक फील्ड्स टाइम में वेरी कर रहे हैं, x कंपोनेंट इज 0 एंड y कंपोनेंट इज नाउ, और आपको नजर आ रहा है वो नेगेटिव साइड पे साइनोसॉइड जा रहा है, तो वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी नेगेटिव साइड पे. बट इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो एरो है, इट इज वेरिंग अलोंग दिस y एक्सिस. सो हम ये कहेंगे वेव इज y पोलराइज्ड, वेव की पोलराइजेशन y है. ठीक हो गया, या वर्टिकल पोलराइजेशन है, ये भी कह सकते हैं, इट्स अ वर्टिकल पोलराइजेशन. प्रीवियसली हम हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन कह सकते हैं. अब आप गेस कर चुके होंगे कि व्हाट इफ आई डू द टू कंपोनेंट्स ऑफ इक्वल वैल्यू. अब क्या होगी पोलराइजेशन? अब आपको नजर आ रहा है कि जो मेरा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन दोनों ग्रीन और पर्पल वेक्टर्स का सम है बेसिकली. जब वो दोनों नेगेटिव हो रहे हैं, वो भी इस तरह -45 की तरफ जा रहा है. लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये 45 की लाइन के ऊपर लाई करेगा रिजल्टेंट वेक्टर, चाहे बेशक वो पॉजिटिव साइड पे है, नेगेटिव साइड पे है, उसका मैग्नीट्यूड साइनोसाइडली बदल रहा है, but it would still lie along this 45-degree line. So हम कहेंगे the wave is 45-degree polarized with respect to horizontal or something like that. ठीक है, क्लियर बात है ना? रिमेंबर, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, मुश्किल बात नहीं है, इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है. वेक्टर का हमें पता है जनरली कैन बी रिजॉल्व्ड इन टू कंपोनेंट्स. हम इलेक्ट्रिक फील्ड के जो देख रहे हैं रिजल्टेंटली, वी आर लुकिंग as the resultant of these two components. ठीक है, वो साइनोसाइडली दो कंपोनेंट्स बदल रहे हैं, जो नजर आ रहा है आपको इधर, और उस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है. ठीक है, अब व्हाट इफ, लेट्स से इसको मैं 4 कर लेता हूं. ठीक है, 4 कर लेता हूं. अब आप ये देखोगे उसका इट्स स्टिल फॉलोइंग सम लाइन को फॉलो कर रहा है, और इसका एंगल हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं. क्या एंगल होगा इसका विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल? कौन बताएगा? Who will tell me the angle of this red resultant with respect to horizontal? What it would be? Yes? So tan inverse 1/2. बिल्कुल, tan inverse EY over EX, generally speaking. 1/2. ठीक है, tan inverse EY over EX इसका एंगल होगा with respect to horizontal, right? यानी कि मैं यहां पर कोई भी वैल्यूज कर दूं, you know, not necessarily equal हो,
ये बेसिकली इनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो डिक्टेट करेंगे कि किस तरह इसका एंगल होगा। ठीक हो गई बात? इतनी बात क्लियर हो गई। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है, जितनी भी मैंने एग्जांपल्स दी हैं उसमें इंपॉर्टेंटली इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग अलोंग अ लाइन। ठीक हो गया? इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब मैं वापस आता हूं, उसको मैं जरा इक्वल कर देता हूं ताकि मैंने एक और बात करनी है इसके ऊपर। इक्वल करके वापस आ गया, ये हमारा यही हॉरिजॉन्टल। अच्छा, अब एक खूबसूरत बात है यहां पर, वो ये है कि ये दो कंपोनेंट्स हैं। व्हाट इफ इन दो कंपोनेंट्स के दरमियान फेस डिफरेंस आ जाए? ठीक है, एक कंपोनेंट जो है वो और दूसरा कंपोनेंट, अभी तो आपको नजर आ रहा है टोटली इन फेस है। व्हाट इफ देयर इज अ फेस डिफरेंस बिटवीन द दो कंपोनेंट्स? वो किस वजह से आता है, उसकी वजूहात हैं और उसके ऊपर मैं अभी बात करता हूं। लेकिन लेट्स से फेस डिफरेंस प्रैक्टिकली बिल्कुल आ सकता है और मैं बताऊंगा वो क्यों आ सकता है। लेकिन लेट्स से यहां पर थोड़ा सा मैथमेटिकली डील कर लेते हैं। लेट्स से इन दो कंपोनेंट में फेस डिफरेंस है पाए का, ठीक है, पाए का फेस डिफरेंस है, 1 पाए का, 1 रेडियन का। सो क्या होगा? ये क्या हुआ? व्हाट हैपेंड हियर? अब दोनों के दरमियान आप देख सकते हो ये और ये दोनों पाए का डिफरेंस, जब वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है। लेकिन रिजल्टेंट अब आप देख सकते हो कि हाउ दिस रिजल्टेंट हैज चेंज्ड। यू सी दिस थिंग? लेकिन importantly the resultant vector is still changing along a line. ठीक हो गया? Does that make sense to everyone? ठीक है? So okay, so ये देखो, ये generally speaking, अच्छा चलो ठहरो, एक काम करते हैं, can I do that? Yeah, so let me actually, ये मैंने एक स्नैपशॉट ली है और मैं दोबारा दिखाता हूं आपको इसकी। can't show the snapshot. Oops, no, I can't do that. Never mind. अच्छा चलो खैर कोई बात नहीं, हम वापस चलते हैं। अच्छा, आप इसमें ये देखो, इंपॉर्टेंटली ये जो इंपॉर्टेंट बात है, जो मेजर बात है, जो कि मेजर बात है, वो ये है कि किसी भी वेक्टर को हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट? ये कौन बोला था? मुझे बताओ बेटा, मेरे साथ तो इंटरेक्टिव हो आप। हु वाज इट? जी सर, तुबा। तुबा, ओके, बी इंटरेक्टिव विद मी। यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि कोई भी वेक्टर हो जनरली उसको मैं दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकता हूं, करेक्ट? जी सर, जी सर। अच्छा, अब वो दो कंपोनेंट्स जो हैं वो साइनोसॉइडली वेरी करते हैं, यानी कि वो दो कंपोनेंट्स जो हैं ex is ex cos omega t plus some phase and ey is also ey cos omega t with some phase, ठीक है? वो साइनोसॉइडली वेरी कर रहे हैं। अब वो दो कंपोनेंट्स का जब मैं रिजल्टेंट निकालूंगा, सम करूंगा, वो ये पिक्चर होगी आपके सामने। डू यू अंडरस्टैंड दैट? जी सर, जी सर। अच्छा, अब यहां पर अभी लेट्स से इनका फेस जो है, मैंने यहां पर दोनों कंपोनेंट्स का फेस 0 कर दिया, यानी कि दोनों एक फेस में, यानी कि दोनों की वैल्यूज हर टाइम पे एक जैसी हैं, वो इन फेस हैं, बिकॉज फेस डिफरेंस बिटवीन द टू इज 0। तो वो रिजल्टेंट जो है आप देख सकते हो कि ये पर्पल और ग्रीन जो है ये एक टाइम पे एक ही वैल्यूज ले रहे हैं और एक पॉजिटिव, यानी कि एंड यू आर सीइंग दिस रिजल्टेंट। अगर इनके दरमियान मैं एक पाए का फेस डिफरेंस डाल दूं, इफ आई ऐड अ पाए फेस डिफरेंस, इट मींस कि अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव हो रहा है, राइट? एज यू कैन सी हियर, जी सर। ठीक है तुबा? सो व्हिच जी मींस जी। कि रिजल्टेंट जो है वो 180 डिग्री पे फ्लिप हो जाएगा। पहले रिजल्टेंट ऐसे था, अब ये ऐसे हो जाएगा, क्योंकि यू कैन सी दिस थिंग, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दीस टू। जी सर, समझ आ गई सर। ठीक है? सो दिस इज द इंपॉर्टेंट बात ये है कि इट्स स्टिल फ्लोइंग ऑन द लाइन, ठीक है? पाए। अच्छा, अब अगर मैं यहां पर मैग्नीट्यूड भी बदल दूं, कोई मसला नहीं है, इट विल स्टिल फॉलो अ लाइन, द रिजल्टेंट विल ऑलवेज फॉलो अ लाइन। तो हम इस सारी फैमिली को
जिसमें मैंने बात की है कि अगर मैं यहाँ पर एक टेबल बनाता हूँ अपने नोट्स के ऊपर, और आप मेरे साथ बनाओ, अगर मैं यहाँ पर एक टेबल बनाता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक कॉलम में मैग्नीट्यूड्स, लेट्स से EX और EY, ठीक है, और मैं लिखता हूं फेस, और मैं लिखता हूं यहां पे पोलराइजेशन टाइप, ठीक है। हम देख सकते हैं चाहे मैग्नीट्यूड EX और EY चाहे बराबर हो या ना बराबर हो, ठीक है, जो मर्जी हो, अगर फेस 0 है या प्लस माइनस पाई है, आपकी पोलराइजेशन हमेशा एक लाइन के, आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट है वो हमेशा एक लाइन के ऊपर रहेगा। तो हम इसको कहते हैं द वेव इज लीनियरली पोलराइज्ड, ठीक है, लीनियर पोलराइजेशन, वी कॉल इट लीनियर पोलराइजेशन। ठीक हो गया। सो वापस मैं आता हूं, इस बात को दोबारा देखते हैं, फिर मैं आपको मजीद एग्जांपल देता हूं। यानी कि व्हाट आई सेड कि यहां पर चाहे फेस में -1 कर दूं, कोई मसला नहीं है, -पाई कर दूं, मेरा हमेशा लाइन के ऊपर रहेगा चेंज, चाहे यहां पर मैग्नीट्यूड सेम हो या डिफरेंट हो, मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमेशा एक लाइन के ऊपर बदल रहा होगा। अभी ये बात शायद समझ ना आ रही हो, लेकिन अभी समझ आ जाएगी। अब लेट्स से, अब जरा गौर से देखना ये बात, लेट्स से अगर फेस डिफरेंस दोनों के दरमियान हो π/2 का, तो फिर देखो रिजल्टेंट कैसे चेंज होता है। गौर से देखो, इसको स्टेयर करो फॉर फ्यू सेकेंड्स। सी क्या हुआ रिजल्टेंट के साथ? देखो, जो क्रक्स ऑफ द मैटर है ना वो यही है, एक वेक्टर है, उसके दो कंपोनेंट्स हैं, और जो रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा ना वो दो कंपोनेंट्स के हेड टू टेल रूल से आएगा। अब अगर उन दो कंपोनेंट्स के दरमियान में हम फेज डिफरेंस π/2 का डाल देते हैं, तो अब देखो रिजल्टेंट जो है वो एक सर्कल को फॉलो करेगा। एज द टाइम प्रोग्रेसेस लगेगा ये कि जो जो रिजल्टेंट है ना वो एक सर्कल में फॉलो कर रहा है। इन अदर वर्ड्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना इट इज चेंजिंग इन ए सर्कल। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं वेव प्रोपेगेट कराऊं, लुक ओवर मी, जो पहले अगर लीनियरली पोलराइज है ना, तो वेव जो मेरी है ऐसे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड करता हुआ जा रहा है, लीनियरली पोलराइजेशन। जब इसमें है तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे वेव फ्लो कर रही है, मेरा पेन इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इन द फॉर्म ऑफ सर्कल जा रहा है, ठीक है, ट्रेवल कर रहा है। दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस थिंग। सो इसको हम कहते हैं सर्कुलर पोलराइजेशन, और इसके लिए कंडीशन है कि मैग्नीट्यूड दोनों कंपोनेंट्स के बराबर हो लाजमी, और फेज जो है इट कुड बी +-π/2, तो वो जो रोटेशन की डायरेक्शन है ना वो बदल जाती है। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज द राइट सर्कुलरली पोलराइजेशन एंड अदर इज कॉल्ड द लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइजेशन। सो बेसिकली इफ वी पुट द टेबल बैक, मैं अगर यहां पर कहूं मैग्नीट्यूड of the two has to be equal and the phase difference can only be +-π/2, we have a circular polarization, ठीक है। और उसके बाद all other conditions, any other conditions, we will get a, आपको समझ आ गया वो क्या बनेगा, elliptical polarization। अभी मैं आपको दिखाता हूं उसको animation. So let's say if we see if we go back, और let's say यहां पर मैं फेस बदल देता हूं, let's say कुछ कर देता हूं 0.234 कर देता हूं, you see what happens here, मेरा जो रिजल्टेंट फील्ड है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इट इज फॉलोइंग इन एलिप्स। सो इसको कहते हैं हम इलिप्टिकल पोलराइजेशन।
ठीक है, किसी ने ठीक होगी बात, ये बात समझ आ गई आप लोगों को? सो बेसिकली द फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि एक वेक्टर जो है वो दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो सकता है, और उन दो कंपोनेंट्स की कंडीशंस डिक्टेट करेंगी कि रिजल्टेंट वेक्टर कैसा होगा। और रिजल्टेंट वेक्टर जो है, हम वेव की पोलराइजेशन को डिफाइन करते हैं बाय द रिजल्टेंट बाय द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो वेव पोलराइजेशन, हम पहली को, इसको हम कहते हैं कि वेव इज लीनियरली पोलराइज्ड, you know, linearly polarized. It could be in any direction, could be possibly this is also linearly polarized along a line. ठीक है, and which where the resultant is changing along a line, it's a linearly polarized wave. ठीक है, अच्छा, अब इसकी implications क्या है? Polarization, असल में प्रॉब्लम ये है, चक्कर ये है कि आपके बहुत सारे सोर्सेज, स्पेशली जो आपके आरएफ सोर्सेज होते हैं या इवन ऑप्टिकल सोर्सेज भी होते हैं, जैसे लेजर्स भी होती हैं, वो सारी पोलराइज्ड होती हैं। मींस के इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी ना किसी डायरेक्शन में रोटेट भी कर रहा होता है। अच्छा, यहां पर मैं एक बात और भी कर देता हूं, एक्चुअली मैं वापस टेबल पे जाता हूं, एनी अदर कंडीशंस, और एक ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो के कोई भी डायरेक्शन फॉलो नहीं कर रहा, तो यू कैन हैव अ रैंडम पोलराइजेशन टू। ठीक है, रैंडम पोलराइजेशन व्हिच मींस कभी वो लीनियर है, कभी इलिप्टिकल है, कभी सर्कुलर है, कभी कुछ है, यानी कि इट्स नॉट फॉलोइंग अ राइट पोलराइजेशन स्टेट, सो दैट इज रैंडम पोलराइजेशन। बहुत सारे सोर्सेज जो हैं वो आपके पोलराइज्ड होते हैं। एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं बिफोर आई शो यू अनदर एग्जांपल, हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन टू IMAX सिनेमा? 3D सिनेमा देखा है जाके कभी किसी ने? सर एक बात पूछनी थी। एक सेकंड जमशेद, मैं जरा ये बात कंप्लीट कर लूं फिर आपके सवाल पे आता हूं। अच्छा, किसने बोला यस? कौन गया सिनेमा पे? को जरा मेरे साथ इंटरेक्टिव हो। हैव यू बीन टू 3D सिनेमा? यस सर। ये हुए जबरदस्त। तो उसमें तुमने जब ग्लासेस उतारी तो क्या होता है? सर ब्लरी नजर आता है, ब्लरी सीन तो ब्लरी नहीं नजर आता, आती कुछ है और भी होता है यार, सर। मैंने और से नहीं फिल्म देखी। सर ग्लासेस पहन के देखी थी ना। नहीं, ग्लास उतार के कभी नहीं तेरा दिल किया? इंजीनियर का तो होता है ये चीजें चेक करूं, ग्लास उतार के देखूं क्या होता है। ग्लास उतार के नहीं देखा क्या होता है? सर देखा हुआ, मुझे समझाना नहीं आ रहा, वो कलर सोर्सेज स्प्रेड हो रही होती हैं जिससे, और इस तरह करके नहीं, कुछ शार्प और भी इमेज, होता है। शार्प इमेज नहीं होती सर। कोई और बताएगा ये ग्लासेस उतारे तो क्या होता है, अगर कोई गया हो 3D सिनेमा में? नहीं, सर वो दो दफा नजर आ रही होती है। हाँ यही मैंने बोला, दो इमेजेस नजर आ रहे होते हैं। तो ये जो आपका IMAX है ना, ये पोलराइजेशन, ये इसमें जो आपकी जो मूवी बनी होती है ना, दो ऑर्थोगोनल पोलराइजेशंस में बनाई होती है, एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल या RCP और LCP पे, और उनको कंबाइन करके आपके लिए 3D इमेजेस क्रिएट किए जाते हैं। तो पोलराइजेशन इज अ ह्यूज साइंस, बड़ी जबरदस्त साइंस है, उसके बड़ा कुछ किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। एक उसकी बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आप लोगों ने, आई डोंट थिंक सो दैट यू आर दैट मच ओल्ड, आप लोग, आई डोंट नो, आप लोगों ने अपने जमाने में वो एंटेना छत के ऊपर जो होते थे कभी खेला उसके साथ, कि कभी नहीं वो देखे हुए आप लोगों ने? आई थिंक आप लोग बहुत यंग हो, आप लोगों ने वो नहीं देखे हुए। देखे हुए किसी ने तो छतों पे एंटेने होते थे? यस सर, टीवी देखे देखे हैं। हुए हैं। सर देखे हुए, खेला नहीं हुआ। यस सर देखा हुआ। तो कभी ऐसा हुआ, जैसे मुझे याद है मेरे बचपन के जमाने के अंदर, कि वो एंटेना, हमारे बस एक ही चैनल आता था PTV, या कभी कोई इंडिया में कोई 2-4 मिनट के कार्टून हमने देखने होते थे, तो वो एंटेने को हिलाते थे तो तस्वीर क्लियर होती थी। कभी ऐसा किया आप लोगों ने? यस सर, सुना हो ऐसे होता था। इसका खुद नहीं मतलब किया मैं हुआ। बहुत पुराना हूँ, मैं बहुत 1920 के जमाने का, तुम लोग बहुत नया होगा। नेवर माइंड। या सो बेसिकली होता ये है, जो जो सोर्स होता है ना, जो वेव्स एमिट कर रहा है, वो एक खास किस्म की पोलराइजेशन पे एमिट करता है, और जो रिसीवर होता है ना, उस अगर वो उस पोलराइजेशन के ऊपर खड़ा होगा तो वो बेहतर रिसेप्शन होगा। अब उसकी उसको व्हाट आई मीन है, और मैं थोड़ा सा 2-3 मिनट ओवर हो जाऊंगा, आपको ये बात कंप्लीट करनी है। लेट्स से आपका जो सोर्स है वो ऐसी पोलराइजेशन भेज रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, और अगर आपका एंटेना जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर है, तो देयर वुड बी mismatch between the coming electric field and what the antenna plane is. What you want, you would like to have it in the same plane as the
इनकमिंग पोलराइजेशन टू हैव द बेटर रिसेप्शन। ठीक है, सो मैं आपको इसकी एक क्विक सी एनिमेशन दिखाता हूँ। एनिमेशन क्या, रियल वीडियो दिखाने लगा हूँ आपको। आई थॉट के ये एक वुड बी नाइस फॉर यू। लेट्स सी दिस वीडियो। इट्स अ 2 मिनट वीडियो, यूट्यूब पे पड़ी हुई है। ये नजर आ रही है ना आपको यूट्यूब की वीडियो? यस यस सर। ओके, लेट्स लुक ओवर दैट। सो ये एक ड्रोन है, ये एंटेना से तस्वीर हो रही है। अब वो देखो क्या होगा, ये जब रोटेट करेगा वो प्लेन बदलेगी तो क्या होगा। यू विल सी ये कभी नहीं किया आप लोगों ने, बचपन में नहीं किया होगा, आप लोग जरा नए हो। वी हैव डन दैट विद आवर यागियुदा एंटेना, जिसके बड़े ज्यादा विंग्स होते थे। अच्छा ये मुझे बताओ, आप लोगों ने किसी ने कभी ये किया यहाँ चलो, जैसे राउटर का आप एंटेना अपने कंप्यूटर की तरफ करने की कोशिश करो कि ज्यादा सिग्नल आए, कभी किया किसी ने ऐसे जैसे इसने किया? हु डिड दैट? किसी ने नहीं किया? मैंने तो किया था जब मुझे पता नहीं था चीजों का। किसी ने नहीं किया? तो एंटेना के साथ डायरेक्शन चेंज किए ताकि जिन कमरों में सिग्नल नहीं जाते उधर पहुंच जाए सिग्नल। नहीं, लेकिन अक्सर होता है, बंदा सोचता है कि एंटीना को ना पॉइंट करो टुवर्ड्स माय लैपटॉप तो मेरा सिग्नल ज्यादा आएगा, लाइक दिस। ये कभी नहीं किया आप लोगों ने ऐसे? ये मेरा लैपटॉप और मेरी उंगली एंटेना और ट्रक करके मैं राउटर का एंटेना ऐसे करो। एक्चुअली दैट्स रॉन्ग वे ऑफ डूइंग थिंग्स बिकॉज सिग्नल प्रोपगेट, मैं आपको बताऊंगा लेटर ऑन। अच्छा अब ये देखो, ये थी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन। अगर सर्कुलर पोलराइजेशन हो ना, जैसे ऐसे एंटेना हो, तो फिर कुछ नहीं होता, क्योंकि सर्कुलर तो सर्कुलर है, कोई ना कोई कंपोनेंट तो उसका अब बड़े आराम से कैच हो जाएगा, ऑर्थोगोनल नहीं होंगी चीजें, राइट? ये समझ आई आपको बात? एक यस सर समझ गए। सर्कल के तो कोई ना कोई कंपोनेंट की प्रोजेक्शन तो कभी भी बनेगी, लेकिन अगर लेट्स से लीनियर पोलराइजेशन है इस डायरेक्शन, ओके लेट मी स्टॉप दैट। सो अगर लीनियर पोलराइजेशन इस डायरेक्शन में आई हो, मेरा एंटेना ऑर्थोगोनल, तो मेरी रिसेप्शन 0 हो जाएगी। सर्कुलर में दैट्स नॉट द केस। सो द पॉइंट इज दिस, ये यहां पर पॉइंट है, जो फैक्ट ऑफ द मैटर है, तो हम आगे अब अगली क्लासेस में करेंगे। हम बजाय कि कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, हम ये कहेंगे वेव इज पोलराइज्ड लाइक दिस और समथिंग लाइक दैट। अच्छी और आसान बात यह है कि फॉर द रेस्ट ऑफ द कोर्स, फॉर द मोस्ट ऑफ द कोर्स, हम लीनियर पोलराइजेशन में रहेंगे। वी विल नॉट गेट इनटू द सर्कुलर या एलिप्टिकल पोलराइजेशन। दैट्स अ टॉपिक मे बी फॉर द एडवांस कोर्स, मे बी शायद हम जाएं मोमेंटरली। सो हम अपने आप का कन्वेंशन ये होगा कि वी विल से दैट अ वेव इज पोलराइज्ड इन दिस डायरेक्शन और समथिंग लाइक दैट। और प्रैक्टिकली ऑल द सोर्सेस, यू नो, मेनी सोर्सेस आर पोलराइज्ड। अनपोलराइज्ड सोर्स की एग्जांपल है आपकी सन, या ये जो मेरी ये लाइट है ऊपर, ये अनपोलराइज्ड है। अनपोलराइज्ड का मतलब ये है कि रैंडम पोलराइजेशन है, इसकी कोई पोलराइजेशन नहीं है। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल है, आप लोगों ने शायद जो ग्लासेस पहनते हैं वो पोलराइड अगर वो देखे सन में जाए तो वो काले हो जाते हैं। सो बेसिकली दे ट्राई टू ब्लॉक द सम पोलराइजेशन कंपोनेंट। I think I'm gonna stop here as I'm getting out of time. So जो लोग देख रहे हैं उनको मैं खुदाफिज कहता हूँ, and I will still be with you people who are with me for answering any question. अपना ख्याल रखें और याद रखिएगा फ्राइडे को दोबारा क्लास होगी इसी टाइम के ऊपर. So I will see you on Friday.